बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना MCT 602, जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी थीम नंबर 12। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएँ कि आपको लेक्चर किस तरह के लग रहे हैं। लाइक भी करते हैं अगर अच्छा लगे तो। चलें, हम अपना थीम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमारा है थीम नंबर 12, जिसमें हम अपना 146 से लेके 151 तक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस वेंचर। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको ये सब कुछ आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है हमारा मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में, हमारा डिसीजन मेकिंग आता है। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बिहेवियर्स, organizational structure, processes, clusters and network, creating reliance, technology department, departmentalization and HR processing। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? आप एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए फिर से हर वक्त डिसीजन करते रहते हैं, हर सिंगल डे, हर सिंगल टाइम डिसीजन करते हैं। कभी आप अपनी प्रोजेक्ट लाइन के लिहाज से करते हैं, फाइनेंस के लिहाज से करते हैं, डिसीजंस कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है सम डिसीजन, जो कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिसीजन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, किसी से ओपिनियन ले लेते हैं, अपने फ्रेंड में से, फैमिली में से, या अपने किसी एम्प्लॉय से। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर जो है वो एक्सपर्ट्स से ओपिनियन ले लेते हैं, यानी वो कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं, उनको अपना मसला बताते हैं, वो उनको मशवरा देता है, यानी उनसे कंसल्ट करता है, यानी वो उनको मशवरा देता है, तो वो उस डिसीजन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी लीडरशिप बिहेवियर। आप लीडर हैं, आपका बिजनेस है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने अंदर लीडरशिप स्टाइल लेकर आएँ। जब डिसीजन करें तो डिसीजन करते वक्त लॉयल्टी लो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में लोग जो होते हैं वो 30-30 साल से काम कर रहे होते हैं। वो उनके साथ क्यों जुड़े होते हैं? वो इसलिए जुड़े होते हैं कि उनका लीडरशिप बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, आपका एक बिगनिंग है, यानी आपका एक न्यू वेंचर है, तो शुरू में जो आपके ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ब्लर होते हैं। हर एम्प्लॉय जो है, जो भी बात करनी होगी जाके मालिक से करेगा। लेकिन जब आपकी फर्म ग्रो करती है ना, तो उसके अंदर क्लियर स्ट्रक्चर आ जाते हैं, यानी आप कोई फाइनेंस के लिए रख लेते हैं बंदा, किसी के लिए कोई HR के लिए आप ऐसा बंदा रख लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि अपने प्रोसेसेस को क्लियर करें बिगनिंग में। इसके बाद आते हैं हमारा क्लस्टर एंड नेटवर्क। आपने देखना है कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसका क्लस्टर कहाँ मौजूद है, किस जियोग्राफिकल बाउंड्री में है, नेटवर्क्स या एसोसिएशन डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए। रिलायंस लॉस से आपने नहीं घबराना, बिजनेस को आपने अच्छे तरीके के साथ चलाना है। टेक्नोलॉजी सिस्टम, आप जानते हैं कि जो आजकल टेक्नोलॉजी है हर किसी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा काम ना डिजिटलाइज हो गया है, यानी जो इंसानों की जगह है ना वो मशीनों ने ले ली है। आपने देखना है कि आपका मॉडल है वो क्या है, आपके अंदर कितनी, कुछ जो बिज़नेस मॉडल होते हैं ना वो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। मैनेजर के लिहाज से देखना है आपने कि कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, बिज़नेस में ज़रूरत कितने बंदों की है। सिर्फ बंदों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यानी IT पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अकाउंट के लिए, रजिस्टर के लिए, सारा कुछ ना सॉफ्टवेयर पे उनका हो रहा होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रोइंग बिजनेस में आप जानते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन
कोई काम कर रहा होता है, यानी एक एचआर का पर्सन होता है, रिसेप्शन पे कोई और बैठा होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो आपके अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती। एक ही पर्सन होता है आपके पास, मतलब वो मार्केटिंग भी कर रहा होता है, फाइनेंस को डील भी कर रहा होता है, रिसीवर्स को रिसीव भी कर रहा होता है, सब कुछ एक ही बंदा कर रहा होता है। यानी एक बंदे के लिए, या फिर आपने एक और बंदा रख लिया होता है, यानी आपके पास टीम कम होती है। इसका मतलब ये एक बंदा होता है, फिर वो आईटी के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है ना, वो आईटी के डिफरेंट काम को देख रहा होता है। 4-5 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास टीम कम होती है। एचआर पॉलिसीज़, स्टार्ट बिजनेस है, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि बंदे को कौन सा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड देना है, यह आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया होना चाहिए। आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना है। अगर वो फ्रॉड कर लेता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। कंपनी स्ट्रक्चर शो करता है कि व्हाट एम्प्लॉयज़ डू, यानी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, एक क्विक डेलीगेटेड स्टाइल है, एक लोग कितने लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, कितनी टीम है। इसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, बेस स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, जियोग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर आता है, फ्लैश स्ट्रक्चर आ जाता है, होटल स्ट्रक्चर आ जाता है। फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब लार्ज फर्म में एचआर होते हैं, फाइनेंस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आपने स्मॉल बिजनेस के लिए टीम बनानी है तो किसी बंदे को रख लें, ये मार्केटिंग को डील करेगा, कोई बंदा फाइनेंस को डील करेगा, ठीक है, कोई बंदा रिसर्च को डील करेगा, रिसर्च करेगा, कोई बंदा ऑपरेशंस करेगा। यानी टीम बना के सब बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। ये वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी बंदा एक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है। तो उन्होंने प्रोडक्ट के लिए हर जो डिपार्टमेंट होता है ना, अलग अलग रखा होता है। यानी फॉर एग्जांपल डैट कि एक बंदा जो है, वो एक एंटरप्रेन्योर जो है, वो क्लॉथ का काम भी कर रहा है और वो ब्यूटी का काम भी कर रहा है। तो क्लॉथ के लिए उसका अलग टीम होएगी और ब्यूटी के लिए उसकी अलग टीम होएगी। क्लॉथ वाली टीम के लिए अलग फाइनेंस का बंदा होएगा, एचआर का बंदा होएगा, रिसर्च का बंदा होएगा, ऑपरेशन का बंदा होएगा। ब्यूटी के लिए अलग पर्सन होएगा। फाइनेंस, एचआर, रिसर्च, ये सब कुछ अलग अलग होएंगे। मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मल्टीपल मार्केट में डील कर रहे होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मार्केट बेस होता है। कंज्यूमर मार्केट भी है, गवर्नमेंट मार्केट भी है, ठीक है ना। B2B मार्केट में भी डील कर रहे होते हैं, सुपर मार्केट में भी डील कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये डील्स करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जियोग्राफी के लिहाज से, यानी ये स्पेशल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है या कनाडा या यूए में काम कर रहा है, तो उसके लिए 2 सेपरेट टीम्स उसको हायर करनी होगी, वहाँ के लिहाज से ही हायर करनी होगी। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें होता है कि एम्प्लॉय की डायरेक्ट रिलेशनशिप ना लीडरशिप से होती है। सीईओ है टीम भी उसकी है, डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। एक ही बंदा होता है जिससे आप सारी बातें कर रही होती है। इसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी आप सारी बातें जाके ना अपने ओनर से कर रहे होते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है।
स्टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मल्टीपल लेयर्स होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसमें जो डिसीजन होता है ना वो हमारा डिसेंट्रलाइज होता है। फ्लैट में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होती है, लेकिन उस टॉल में हमारे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है। एक जो हमारा जो ग्रो बिजनेस होता है ना उसके अंदर हमारे पास बिग टीम होती है, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और जो मल्टीपल यानी लेयर्स के ऊपर मल्टीपल बंदे होते हैं, और हर बंदा दूसरे बंदे को रिपोर्ट कर रहा होता है, ये समझ जाइए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेबर है तो उसके पास सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है ना, मैनेजर के ऊपर ऑपरेशनल मैनेजर है। इस तरह होते हैं हमारे पास टॉल स्ट्रक्चर। वो इसके बाद वो कह रहा है कि हाउ द स्मॉल सेटअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम लार्ज फॉर्म। एक स्मॉल सेटअप जो है वो लार्ज फॉर्म से किस तरह से डिफरेंट है। इसके अंदर आइडियाज़ बहुत ब्लर होते हैं, ठीक है ना, टीम छोटी होती है और सारे काम करती है, यानी डिसीजन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, यानी आप सब कुछ खुद डील करते हैं। यानी आप अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, आईटी भी देख रहे हैं, मल्टीपल रोल्स ऑफ मैनेजर्स इसको कहते हैं कि आप फाइनेंस भी देख रहे हैं, आप आईटी भी देख रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। नीड फॉर ग्रोइंग फर्म्स है ना, लैक ऑफ R&D एंड हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी स्मॉल स्केल में R&D नज़र नहीं आता। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फ्लेक्सिबल है, सुबह आके कोई स्ट्रक्चर चेंज भी कर दे। इसके बाद आते हैं हमारे लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है, मतलब पैसे भी उसके हैं, कारोबार भी वही कर रहा है, नाम भी उसका है, कस्टमर को बेचेगा भी वही, कर्ज़ा भी वो खुद अदा करेगा। अगर कर्ज़ा नहीं दे पाएगा तो उसका सारा पैसा उसके असासे से बिक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे परचून की दुकान हो गई, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, सिंगल ओनरशिप, यानी बिजनेस को मैनेज भी वही करेगा, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एक्सपेक्ट फॉर बिजनेस लाइक फार्मेसी वे डॉक्यूमेंटेशन, इसमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेकिन अगर आपका फार्मेसी वगैरह का बिजनेस है तो बेहतर है कि डॉक्यूमेंट कर लें। नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द प्रोप्राइटरशिप, आप और आपकी दुकान है ना वो एक ही है, यानी अगर आपकी दुकान ने कर्जा देना है ना तो इसका मतलब आपने ही कर्जा देना है। स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे पैमाने पर काम है। टैक्स ओनर इनकम, अपनी इनकम से टैक्स पे कर दिया है तो आपने टैक्स पे कर दिया, यानी आपने अपने अखराजात में से जो टैक्स पे कर दिया ना वही टैक्स है, इसके ऊपर कोई ना अलहदा से टैक्स नहीं लगेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, जैसे आपको पहले ही बताया है कि अगर उसने कर्ज़ा देना है या कर्ज़ा लिया हुआ है तो कर्ज़ा भी खुद लेगा और उसको चुकाने की भी जिम्मेदारी उसी की है। स्यू एंड कैन बी यूज इन द नेम ऑफ द ओनर, ठीक है ना, नाम भी ओनर का इस्तेमाल होता है, ये सब है। इसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार करें, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जो होती हैं वो हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। पार्टनरशिप की कुछ टाइप्स है कि पार्टनरशिप एट विल, इसका क्या मतलब होता है कि आप और मैं मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार स्टार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। लाइफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करती है, जितनी मर्ज़ी देर तक चले, आपका दिल करता है आप कल पार्टनरशिप ख़त्म कर दें।
इसके बाद आता है दूसरा हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होता है कि किसी पर्पस या प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप कर रहे हो। दो लोगों ने कहा कि हम जो है चिप्स बेचेंगे, अब चिप्स बना लिए, ठीक है ना, और बेचेंगे, हाँ 100-200 बेचेंगे बस। या समझे कोई आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है या आपने कहा हम इसके ऊपर काम करेंगे, उसी प्रोजेक्ट के काम के हद तक पार्टनरशिप रखेंगे, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम पार्टनरशिप को छोड़ देंगे, ठीक है ना, यानी पर्पस ख़त्म हो गया और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। इसके बाद आता है, इसके बाद हमारी कुछ हो रहती है लिमिटेड पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज़। इसमें होता है कि कुछ पार्टनर की ना लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है टर्म्स एंड कंडीशन के लिहाज से उतनी ही अमाउंट की रिलायबल होंगे, अगर पैसे डूबेंगे भी तो उतने ही पैसे वापस करने होंगे। इसमें उनके ना ज़ाती एहसासें नहीं बिकते, और किसी एक मेंबर के ऊपर ना जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। वो कह रहा है कि कुछ करेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप के। सबसे पहला क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हो, ऑल द पार्टनर्स कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, प्रॉफिट शेयर इक्वली, और एग्री रेशो प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर होएगा या उस रेशो में शेयर होएगा जिसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की होएगी, ठीक है ना। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके बाद ये सब था। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद हमारी आती है कि CEP जो इंट्रोड्यूस करवाती है ना, वो न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाती है पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है ना। 2018 में ना एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई थी। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो पार्टनरशिप की टाइप है। अब इसके बाद हमारी आती है टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले आता है हमारा NGO, जिसमें ये एन अदर लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी दूसरा लीगल फॉर्म जो है बिजनेस का वो NGOs हैं। NGOs क्या होता है, NGOs के 3 करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है NGO जो है वो टैक्स फ्री होती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज नहीं करता है। NGO इसलिए होती है कि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, लोगों की ज़िंदगी में आसानी ला सके। जो डोनेशन NGO को देते हैं उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं किया जाता। थर्ड फीचर है कि जो डोनेशन NGO को मिलती है गवर्नमेंट उसके पास टैक्स नहीं लगाती, यानी कि जो लोग NGO को डोनेशन देते हैं ना तो उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। अब एक एंटरप्रेन्योर है तो वो आप एंटरप्रेन्योर होने की हैसियत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। जैसे अब्दुल सितार ईदी है, वो एक एग्जांपल है NGO की, जिन्होंने क्या किया कि पब्लिक के लिए काम किया बजाय कि हम मुनाफा करने के लिए। आप जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोकल लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिवीजन लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी टाइप्स ऑफ कंपनीज। 4 टाइप्स हैं। सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप्स को यानी सिंगल पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए SMC लाया गया है। एक ओनर कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। फ़ायदा है इसके लिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इसके बाद आता है हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो 2018 में आई है SECPM ने लॉन्च की है, और कुछ पार्टनर की लाइबिलिटी इसके अंदर क्या होता है कि
कुछ पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर बिजनेस डूब भी गया है ना तो पर्सनल प्रॉपर्टी ही उनकी जब्त हो जाती है। हर पार्टनर है लेकिन नेम है कंपनी का, एग्रीमेंट को इसके अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं। यही सब कुछ है।